नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। आज हम 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एडुटेरिया बुक का करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं। ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है। इसमें बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्लस जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट होने वाला है उसके लिए भी ये करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हमारा यूट्यूब पर तथागत एडुजोन नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में बीपीएससी प्लस अदर एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीएस का पोर्शन है वो आपको उसका नोटिफिकेशन और सारी जानकारी वहीं पर मिलेगी। तो शुरू करते हैं। इसमें जो पहली हमारी न्यूज़ है वो है वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख निधन है। तो इनमें जो महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि पिछली बार आरओ में इस तरीके का क्वेश्चन एक आया था और बीपीएससी में भी पूछ देता है। तो शुरू करते हैं। गिरिजा व्यास जो है ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। मनोज कुमार अभिनेता और फिल्म निर्माता। भारत कुमार की उपाधि से जन्म इनका कब हुआ था? तो 1937 में 14 जुलाई को। 2015 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। सलीम अख्तर आकाशवाणी समाचार सेवा के उर्दू समाचार वाचक रहे हैं ये। फिर एम आर श्रीनिवासन जो है ये परमाणु ऊर्जा के पूर्व अध्यक्ष रहे थे। कुमुदनी लखिया प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है, तो इनका ये इंपॉर्टेंट हो सकती है यूपी के लिए भी। पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। तो और भी यूपी जो पेट वाला एग्जाम है उसके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। वो फ्रांसिस जो है रोमन कैथोलिक संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु रहे थे। मूल नाम इनका जॉर्ज मैरियो बर्गो बर्गोगलियो नाम था। उस्ताद गुलाम नबी शाह जो है प्रसिद्ध कश्मीरी लोक गायक थे। संगीत जगत में हमले बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध थे। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री 2016 से 2021 तक रहे थे। जो ये गुजरात वाला अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ था उसी में इनकी मृत्यु हुई थी। बाबा शिवानंद जो है आध्यात्मिक गुरु 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में इनका निधन हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस धार्मिक व्यक्तित्व थे। केवी राबिया जो है केरल के सामाजिक कार्यकर्ता, पद्मश्री 2022 में इनको दिया गया था। राज मनचंदा स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी थे, इनका भी निधन हो गया है। फिर जोदिया बाई जो है ये प्रसिद्ध बैगा आदिवासी कलाकार, पद्मश्री इनको 2023 में दिया गया था। जाकिर हुसैन विख्यात तबला वादक, 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता, पद्मश्री 1988 मिला था। पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में दिया गया था इनको। श्रीमती तुलसी गौड़ा ये कर्नाटक की वृक्ष माता के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनको भी वहाँ राष्ट्रपति भवन में पुरस्कृत किया गया था। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो 2009 से लेकर 2010 तक रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी निधन हो गया। तो इनका निधन कब? 25 दिसंबर 2024 को हुआ था, 92 वर्ष की अवस्था में। फिर जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। 2004 से 2014 तक भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे थे। 1991 से 96 के बीच भारत के वित्त मंत्री रहे थे। इन्हीं के समय में एलपीजी सुधार लागू हुए थे। 1998 से 2004 के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे ये। फिर 1987 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। जिम्मी कार्टर जो है अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे थे। ये 1977 से 81 के बीच राष्ट्रपति रहे थे। इन्होंने 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको भी मिला था। इस बार ट्रंप भी इसी प्रयास में है। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जो है प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे थे। इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं 1995 से 2003 के पद में। योजना आयोग के पूर्व सदस्य 2009 से 2014 तक रहे हैं। पद्मश्री 1982 मिला है। पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2000 में मिला था इनको। विवेक देवराय ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे थे। इनका नाम है किकी डॉकनसन, विश्व की पहली विश्व सुंदरी ये थी। शारदा सिन्हा लोक गायिका, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, तो बिहार के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री इनको 1991 में मिला था। पद्म भूषण 2018 में, पद्म विभूषण 2025 में मरणोपरांत से सम्मानित इनको किया गया है। फिर रतन टाटा ये भारत की सबसे जानी मानी उद्योग हस्ती थे। तो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन, पद्म भूषण 2000 में मिला था। पद्म विभूषण 2008 में सम्मानित किया गया था। फिर गोदावरी दत्त ये मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। तो ये बिहार के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फिर हैं सुशील कुमार मोदी ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रथम बार 2005 में बने थे। 1990 में पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। मरणोपरांत इनको पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है। फिर अगला देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान, इनको काफ़ी ज़्यादा 27 शायद मिल चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट हैं। अभी तक तो ज़्यादा नहीं पूछा गया, हो सकता है पूछ भी दे। नामीबिया से इनको मिला है आर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वोल्वेटिविया मराबिलिस, 9 जुलाई 2025 को दिया गया है। ब्राज़ील से ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये 8 जुलाई 2025 को मिला है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो से था ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, 4 जुलाई 2025 को मिला है। घाना से ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, 3 जुलाई को मिला है। 2025 में ये भी मिला है। साइप्रस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ
मकारियोस थर्ड 16 जून 2025 को दिया गया। श्रीलंका से मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया था अप्रैल 2025 में। मॉरिशस से ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन मार्च 2025 में मिला था। कुवैत से मिला था द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिसंबर 2024 में दिया गया था। गुयाना से द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना नवंबर 2024 में। बारबाडोस से ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस 5 मार्च 2025 को। डोमिनिका रिपब्लिक से डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर नवंबर 2024 में। नाइजीरिया से ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर नवंबर 2024 में मिला है। रूस से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपास्टल, इसकी घोषणा 2009 में थी 2019 में की गई थी। जुलाई 2024 में जब गए हैं तब इनको मिला है। ग्रीस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से 2023 में मिला है। फ्रांस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 में दिया गया था। मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 में। फिर पपुआ न्यू गिनी में ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू तो 2023 में मिला था। फिजी से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में। पलाऊ से पलाऊ गणराज्य से क्या मिला तो एबाकल अवार्ड बाई द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023 में मिला है। भूटान से ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो 2021 में मिला था। अमेरिका से लीजन ऑफ द मेरिट 2020 में मिला है। बहरीन से किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस 2019 में पाया था। मालदीव से रूल ऑफ निशान इजेजुद्दीन 2019 में मिला है। संयुक्त अरब अमीरात से ऑर्डर ऑफ जायद 2019 में। रूस से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपास्टल, ये 2019 वाला ही है। फिलिस्तीन से स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर मिला 2018 में। अफगानिस्तान से ग्रैंड कॉलर ऑफ द तो 2016 में। सऊदी अरब से ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल अजीज 2016 में प्राप्त हुआ था। फिर आगे देखें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की विदेश जो यात्राएं हुई हैं वो महत्वपूर्ण कौन कौन सी यात्राएं की हैं इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं तो तिथि दी गई है और विभिन्न देश कौन कौन से हैं। 2 से 9 जुलाई 2025 के मध्य कहाँ गए, घाना गए हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो गए हैं, अर्जेंटीना गए हैं, ब्राज़ील गए और नामीबिया गए हैं। 15 से 19 जून के मध्य 2025 में गए हैं साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। 22 अप्रैल को 2025 को सऊदी अरब गए थे। 22 अप्रैल को ही गए थे और 22 अप्रैल को ही पहलगाम वाली घटना हुई थी तो वापस भी आ गए थे। 3 से 6 अप्रैल 2025 के बाद थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा किए थे। 11 से 12 मार्च 2025 मॉरिशस को गए थे। 10 फरवरी से 14 फरवरी 2025 के बाद फ्रांस और अमेरिका की यात्रा की थी। 21 से 22 दिसंबर 2024 में कुवैत की यात्रा किए थे। 16 से 21 नवंबर 2024 नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना की यात्रा की थी। 22 से 23 अक्टूबर 2024 को रूस की यात्रा की थी। 10 से 11 अक्टूबर 2024 को लाओस की यात्रा किए थे। 21 से 23 सितंबर 2024 अमेरिका की यात्रा। फिर 3 से 5 सितंबर 2024 ब्रुनेई और सिंगापुर। 21 से 23 अगस्त 2024 पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की थी। उसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्राएं कौन कौन सी रही हैं तो उसमें पहली है 25 से 26 अप्रैल 2025 को इटली और वेटिकन सिटी गई थी। उसके 7 से 10 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल और स्लोवाकिया गई थी। 3 से 13 से 19 अक्टूबर 2024 को अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी। 5 से 10 अगस्त 2024 को फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे गई थी। उसके बाद 2024 में राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आए थे। तो चुनाव कहाँ का, आंध्र प्रदेश में हुए हैं, उड़ीसा में हुए हैं और अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में। तो आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं। तेलुगु देशम पार्टी 135 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनी। उड़ीसा में 147 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटें जीतकर सरकार बनाई है। और अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटें जीती हैं, सरकार बनी है। सिक्किम में 32 हैं। वहाँ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीटें जीत करके सरकार बनाई है। फिर आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री जो हैं ये पवन कल्याण बने हैं, तेलुगु अभिनेता भी हैं। फिर ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ये पहली बार बने हैं। उप मुख्यमंत्री या कौन बने, कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिंदा बनी हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू तीसरी बार बने हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है, चोना मेन है। उसका सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार बने हैं। नोट किया, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आए, जबकि आम चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे। उसके बाद आगे देखें तो वर्ष 2024-25 में प्रमुख स्थानों में परिवर्तित नाम किए कौन कौन से हैं तो गया का नाम अब हो गया है गया जी, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिल्क्यारा टनल का नाम बाबा भौकनाग सुरंग कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी जो है इसका डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कर दिया गया है। फिर अगला है फोर्ट विलियम, इसका नाम विजयदुर्ग कर दिया गया है। कार्नेग ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक सेवक लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। मेक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। अमेरिका में भी नाम बदलने वाली परंपरा तो चल रही है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है।
पुणे हवाई अड्डे का नाम संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है। लद्दाख के काकसर पुल का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। अशोक हाल का नाम अशोक मंडप, जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। फिर है कोस्या कोटौली तहसील का नाम कैंची धाम कर दिया गया है। कैंची धाम आश्रम भी वहीं पर है, उन्हीं के नाम पर किया गया है। अहमदनगर जो है अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। चिरंजीवी योजना जो है राजस्थान की, इसको मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना नाम दिया गया है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। फिर झेलम स्टेडियम जम्मू कश्मीर की है, इसका नाम जनरल विपिन रावत स्टेडियम के नाम पर किया गया है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम चंद्रनगर प्रस्तावित है, अभी किया नहीं गया है। उसके बाद आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन कर दिया गया है। वर्ष 2024-25 में आए तूफान चक्रवात, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। शक्ति जो है ये मई 2025 में आया है। बंगाल की खाड़ी भारत का पूर्वी तट इससे प्रभावित रहा, श्रीलंका ने नामकरण किया है। अल्फ्रेड चक्रवात जो आया है ये मई मार्च 2025 में आया है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर आया है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा ही इसका नामकरण किया गया है। जूड चक्रवात मार्च 2025 में आया है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक तट पर इससे प्रभावित हुए हैं, मॉरिशस द्वारा इसका नामकरण किया गया है। डिक डिक लेडी जो है ये जनवरी 2025 में दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में आया है। फिर चिडो दिसंबर 2024 में मोजाम्बिक में आया था, मॉरिशस ने नाम किया था। राफेल तूफान जो है नवंबर 2024 में क्यूबा में आया था, फ्रांस द्वारा इसका नामकरण किया गया है। सारा तूफान जो है ये नवंबर 2024 में होंडुरास देश में आया था। टाइफून यागी जो है सितंबर 2024 में म्यांमार, लाओस और वियतनाम इससे प्रभावित रहे थे, जापान द्वारा इसका नामकरण किया गया था। भारत द्वारा इसके लिए एक अभियान भी चलाया गया था सहायता के लिए। टाइफून कोंगरे जो है नवंबर 2024 में आया, ताइवान फिलीपींस प्रभावित हुए हैं, कंबोडिया द्वारा इसका नामकरण किया गया है। दाना चक्रवात अक्टूबर 2024 में आया है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित हुए थे, कतर ने नामकरण किया था। टाइफून क्रेतान जो है ये सितंबर 2024 में आया, ताइवान और फिलीपींस प्रभावित हुए हैं, जापान द्वारा इसका नामकरण किया गया है। असना चक्रवात अगस्त 2024 में आया है, कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र इससे प्रभावित हुए थे, पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था। आगे देखें तो वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता और ज्ञापन कौन कौन से हैं, तो ये देखते हैं। संबंधित क्षेत्र दिया है, सहयोगी देश कौन है और कब हुआ है। तो जून 2025 में कौन सा हुआ, पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य। फिर जून 2025 में ही भारत के पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर भारत और नॉर्वे के मध्य किए गए ध्रुवीय अनुसंधान के लिए, क्योंकि नॉर्वे जो की अवस्थिति जो है ध्रुव के नज़दीक है। मई 2025 में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके, भारत और डेनमार्क के मध्य हुए हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए और जो कोयला है, कोल से ऊर्जा है, उस पर कमी कर लाने के लिए। मई 2025 में बौद्ध सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, तो भारत और वियतनाम के मध्य किए गए हैं। मई 2025 में आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति 2025 से 29 के मध्य समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भारत और अंगोला के मध्य हुए हैं, तो ये 25 से 29 के मध्य लागू होगा। अप्रैल 2025 में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ के समझौते पर तो भारत और फ्रांस के मध्य हुए हैं। जो राफेल है ये दसाल्ट कंपनी द्वारा बनाया जाता है, उस फ्रांस की कंपनी है। फिर फरवरी 2025 में लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग हेतु समझौता तो भारत और अर्जेंटीना के मध्य हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर फरवरी 2025 सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से त्वरित प्रभाव परियोजना को लागू करने हेतु समझौता भारत और निकारागुआ के मध्य हुआ है। फरवरी 2025 लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। निकारागुआ किस कॉन्टिनेंट में आता है, आप लोग बता सकते हैं। अर्जेंटीना किस कॉन्टिनेंट में आता है, फ्रांस तो का यूरोप में ही आता है, अंगोला अफ्रीका में आता है, वियतनाम तो एशिया का ही, डेनमार्क यूरोप का है, नॉर्वे यूरोप का है, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका का है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का है, उसका निकारागुआ ये उत्तरी अमेरिका का है, दक्षिण कोरिया तो ये एशिया का है ही। उसके बाद फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता तो भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। जनवरी 2025 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। फिर जनवरी 2025 गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार हेतु समझौता तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य भी हुआ है। दिसंबर 2024 में अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या से निपटने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और जापान के मध्य हुआ है। कई देश मिलकर के अंतरिक्ष जो कचरा है उसको डिब्रीज बोलते हैं, उसको हटाने के लिए प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। तो नवंबर 2024 में रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और अल्जीरिया के मध्य सैन्य संबंधों पर हस्ताक्षर हुए हैं। नवंबर 2024 में ही महालेखा परीक्षक कार्यालयों के बीच प्रशिक्षण के अवसरों और सूचना साझा पर समझौता भारत और सेशेल्स के मध्य हुआ है।
फिर अक्टूबर 2024 श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता भारत जर्मनी के मध्य हुआ है। अक्टूबर 2024 में रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता भारत और स्पेन के मध्य में हुआ है। फिर सितंबर 2024 में सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक और कौशल विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता हुआ है, तो भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। अगस्त 2024 लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है। फिर अगस्त 2024 में कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता भारत और यूक्रेन के मध्य हुआ है। रूस और यूक्रेन का इस समय युद्ध भी चल रहा है। अगस्त 2024 में हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और जापान के मध्य हुआ है। तो भारत अमोनिया का जो आयात करता है काफ़ी मात्रा में। अगस्त 2024 एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता भारत श्रीलंका के मध्य हुआ है। अगस्त 2024 में एमएसएमई पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत अमेरिका के मध्य हुआ है। अगस्त 2024 में 1000 सिविल सेवा अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए समझौता भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। अगस्त 2024 में गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने के लिए समझौता भारत और वियतनाम के मध्य में हुआ है। फिर अगला करंट अफेयर्स है, हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस हैं। तो पहला जो है दिवस दिया है, तिथि दी है, मुख्य बिंदु क्या-क्या है। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा 14 मई 2025 को की है। ये दोनों में से कोई एक आ सकता है। कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के नाम से घोषणा कब की गई है? तो 14 मई 2025 को की गई है। महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को होता है। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए जो विद्यालय है उसकी स्थापना की थी। विश्व ध्यान दिवस जो है 21 दिसंबर को होता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव विश्व ध्यान दिवस को सर्वसम्मति से लागू किया है। तो ये कब? 21 दिसंबर को। नमो भारत दिवस तो 21 अक्टूबर को नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस दिवस को मनाया गया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस ये 17 सितंबर को। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति में मनाया जाएगा, जब ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। तो ऑपरेशन पोलो जो है ये हैदराबाद की मुक्ति के लिए चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। फिर है संविधान हत्या दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 जून को जो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था। तो संविधान हत्या दिवस के रूप में जो इस समय सरकार है प्रेजेंट टाइम में वो मनाने की बात कर रही है। बाकी आने वाले टाइम में हो सकता है इस तरीके की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदता वाली चीज़ें हैं ये और भी देखने को मिले। फिर है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो है 30 मई को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला है विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस ये क्या होता है? तो 24 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मारखोर को पेंच सींग वाली बकरी, जंगली बकरी के रूप में जाना जाता है, या पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर को 2023 को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस जो मनाने की घोषणा की थी। फिर नो नॉनवेज डे जो है 25 नवंबर को। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने साधु टी.एल. वासवानी की जयंती के अवसर पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित किया है। ये कई बार पूछा भी गया था कई एग्जाम में। फिर आगे है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये 23 अगस्त को अभी जो बीत चुका है। 23 चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस तो ये 28 मई को। महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल वीडी सावरकर की जयंती को 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। समर्पण दिवस तो 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस तो ये 5 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। मैत्री दिवस तो कब? 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस दिन वर्ष 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चल रही है, देखो वहाँ चुनाव कब होते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब? तो 16 जनवरी को मनाया जाएगा। भारत में पिछले वर्ष
पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस मनाने की घोषणा की है। पराक्रम दिवस तो 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। प्रत्येक क्या है तो प्रत्येक प्रत्येक साल जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, अब से है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा तो 26 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय की घोषणा की है। फिर जनजातीय गौरव दिवस जो है ये 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। वैसे विभाजन से पहले भी भारत में अगर देखा जाए तो 16 अगस्त को जो सीधी कार्रवाई दिवस 1946 में लीग द्वारा शुरू किया गया था, उसमें कई बहुत ज़्यादा लोग खत्म हुए थे। तो वो भी बहुत भारत के लिए बहुत ही बुरी यादगार है। आगे देखें तो वर्ष 2024-25 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बने हैं। डेटॉल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले को बनाया गया है। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल हैं। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल हैं। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन हैं। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर कौन, अमिताभ बच्चन हैं। फिक्की फ्लेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आयुष्मान खुराना है। उसके बाद में प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु हैं। खो खो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, इसकी रश्मिका मंडाना है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय मनु भाकर बने हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव हैं। फ्रांसीसी कार कंपनी सिट्रोएन जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी हैं। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन हैं। तंबाकू नियंत्रण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु हैं। ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, उसेन बोल्ट बनाए गए थे। ये इन पर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के राष्ट्रीय अम्बेडकर कौन है, एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा सरकार ने मनु भाकर को बनाया था। बिस्लेरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी। फिर एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी बने। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं ये एम एस धोनी बने हैं। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़, नीरज चोपड़ा 2 लोग हैं। फिर रैंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना हैं। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की स्मृति मंधाना। त्रिपुरा पर्यटन ब्रांड के अनुसार ये सौरव गांगुली हैं। पीएनबी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली हैं। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा हैं। फिर आगे देखें तो 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी वेबसाइट के आधार पर इसमें दिए गए हैं। 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई थी और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया था। नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, मतलब इस बार पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। पिछली बार बीजेपी को मतलब 300 से अधिक सीटें मिली थी, इसलिए बीजेपी 240 सीटें जीती है, 36.56% वोट पाई है। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 सीटें जीती है, 21.19% वोट पाई है। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं। कितना है इसका तो 4.58% वोटें पाई है ये। फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिली हैं, 4.37% वोट पाई है। डीएमके वहाँ की तमिलनाडु की है, 22 सीटें जीत करके 1.82% वोट पाई है। टीडीपी है तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली हैं, 1.98% वोटें पाई है। जेडीए बिहार वाली है 12 सीटें मिली हैं, 1.25% जो है इसने वोट पाई है। कुल मतदान जो रहा है वो कितना 65.79% रहा। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं किए गए हैं। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ है। इसके बाद असम में 81% का स्थान रहा है। सबसे कम मतदान जो है बिहार में रहा है, कितना रहा है तो 56.19% दर्ज किया हुआ है। जम्मू और कश्मीर में यह 56.58% था। चुने गए सांसदों की औसत आयु
56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद जो है डीएमके के टी.आर. बालू हैं, 82 वर्ष के हैं, अब 83 वर्ष के हैं। कुल 74 महिलाएं इस बार सांसद विजयी हुई हैं, जो कि विगत लोकसभा चुनाव के 78 से 4 कम है। तो जो 17वीं लोकसभा चुनाव था उसमें कितनी 78 थी, अब की जो 18वीं में है ये 74 महिलाएं हैं। फिर 2019 की लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद में भी चुने गए हैं। फिर 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले जो एडीआर है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्ट रिफॉर्म, जो ये क्या करती है कि ये संसद से या सांसदों से रिलेटेड, सांसदों या विधायकों से रिलेटेड सर्वे करती है, उसी ने जारी किया है। फिर इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम, 3 बौद्ध सांसद चुने गए हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव की वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। क्या हुआ है? पहली भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की सर्वाधिक कितनी, तो 12,26,751 वोट प्राप्त हुए। तो सबसे ज़्यादा ये वोटों से जीते हैं शंकर लालवानी द्वारा अपनी प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर से 11,75,092 से पराजित किया गया। तो 12,26,000 इनको वोटें प्राप्त हुई, 11,75,000 से इनको हराया गया है। और इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट जो है नोटा को प्राप्त हुए हैं। अब यह अब तक का किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत हैं। तो ये इस बार का नोटा के लिए भी एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। नोट क्या है? तो वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,660 वोट मिले थे। इस बार इंदौर वाला जो है वहाँ मिले हैं सबसे ज़्यादा। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए थे, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इस्तीफा करें नामांकन पत्र अपना वापस ले लिया था। फिर श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो आगे की देखें तो वर्ष 2025 24-25 में विभिन्न उत्पादों के प्राप्त जीआई टैग जो है उनको देख लेते हैं। तो पहला है गोवा के ओजोफेनी जो है मादक पेय है, या वहाँ का स्थानीय मादक पेय है। तो जून 2025 में इसको मिला है। राजस्थान की सांगरी बीन फली है ये, मई 2025 में इसको जीआई टैग मिला है। केरल की कन्नड़पैया जो है ये आदिवासी हस्तकला है, तो अप्रैल 2025 में इसको मिला है। मेघालय की रिंडिया सिल्क है, खासी हैंडलूम है, अप्रैल 2025 में ही मिला है। उत्तर प्रदेश की बनारसी शहनाई है, बनारसी तबला, इन दोनों को अप्रैल 2025 में जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल का नोलन गुड़ संदेश मिठाई है, ये अप्रैल 2025 में इसको भी मिला है। अगली तमिलनाडु से हैं, तो कुंभकोरम पान के पत्ते हैं, थोवलाई फूल माला है, तो अप्रैल 2025 में इसको मिला है। तेलंगाना की वारंगल चापाता मिर्च टमाटर मिर्च है ये, मार्च 2025 में इसको जीआई टैग मिला है। गुजरात की सौदागरी ब्लैक प्रिंट है, मार्च 2025 में इसको जीआई टैग मिला है। फिर असम से बोडो जौ ग्वारन चावल बियर है ये, मैब्र जौ बिडवी चावल बियर है, बोडो जौ घिसी चावल बियर है ये, बोडो नफाम ये भी खाद्य पदार्थ है, बोडो ओंडला खाद्य पदार्थ है, बोडो गुखा खाद्य पदार्थ है ये, बोडो नारजी खाद्य पदार्थ है, बोडो अरोनाई है, ये पारंपरिक वस्त्र हैं, तो अक्टूबर 2024 में मिला है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गुड़ को जून 2024 में जीआई टैग मिला था। गुजरात से अंबाजी व्हाइट मार्बल को मई 2024 में मिला था। फिर अजरक प्रिंट जो है ये अप्रैल 2024 में इसको जीआई टैग मिला था। उसके उसके बाद महाराष्ट्र का जो है ये मिराज शहर के सितार और तानपुरा को अप्रैल 2024 में जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के कठिया गेहूँ बुंदेलखंड का है। तिरंगी बर्फी भी बोलते हैं इसको, वाराणसी की है। ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प वाराणसी का है, इसको अप्रैल 2024 में जीआई टैग मिला था। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग रतलाम रियायवन लहसुन जो है अप्रैल 2024 में मिला है, और रतलाम वाला जो है इसको मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के हैं नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प जो है इसको मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है। असम का माजुली मास्क मुखौटे हैं, इनको मार्च 2024 में, माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को भी मार्च 2024 में जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा में माता बारी पेड़ा रिगनाई वचरा टेक्सटाइल है। रिसा जो है आदिवासी पोशाक है, तो मार्च 2024 में इनको भी जीआई टैग मिला है। उड़ीसा का क्या है चांदी तारकसी या सिल्वर फिलिग्री जो है इसको मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है। सांची क्राफ्ट ये मथुरा की है, मार्च 2024 में जीआई टैग मिला है। ये जो वहाँ के राधा वल्लभ मंदिर है वहाँ काफ़ी ज़्यादा उकेरी गई है। फिर लौंग जो है लौंग लता लाल पेड़ा ये भी वही मथुरा का ही है, फरवरी 2024 में इसको जीआई टैग मिला है। गुजरात का कच्ची खारेक खजूर जनवरी 2024 में इसको जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू जनवरी 2024 में इसको भी जीआई टैग मिला है। आगे देखें तो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य दिए गए हैं, विषय दिया गया है, लक्ष्य कब तक रखा गया है ये दिया है।
तो यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025 तक है। पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, 2025 में। फिर सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य ये भी 2025 ही है। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य ये 2025 ही है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 है। फिर है नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य मार्च 2026 तक रखा गया है। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तो 2027-28 तक रखा गया है। उसे 1 ट्रिलियन नहीं, ये 5 ट्रिलियन की थी। 1 ट्रिलियन जो है यूपी को बनाने का लक्ष्य रखा गया था। चंद्रयान 4 लॉन्च कर अच्छा सॉरी, ये भारत को 1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और जो 5 ट्रिलियन है वो टोटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य जो कितना है तो 2028 तक रखा गया है। फिर 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। उसके बाद में अगला है 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, 2030 तक रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य ये भी 2030 तक रखा गया है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। फिर कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। उसके बाद में कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक, तो 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन जो है 30% करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य ये भी 2030 तक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य ये भी 2030 तक रखा गया है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। ये जो भारत का गगनयान मिशन है इसी के अगले चरण के रूप में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। 100 गीगावाट तक ये है। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा गया है। फिर भारत को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य ये भी 2047 तक है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। भारत द्वारा नेट जीरो या शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है ये 2070 तक रखा गया है। तो आज का करंट अफेयर्स जो है यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में बाकी की करंट अफेयर्स कवर किया जाएंगे। एडुटेरिया बुक है, ये कोशिश करेंगे कि हम 30 अगस्त तक जल्दी से जल्दी करा दें, क्योंकि पेट एग्जाम जो है उसमें प्लस BPSC दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और दोनों एग्जामों में ज़रूरत ये है कि जितनी बार करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे उतना अच्छा करंट अफेयर्स हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं, और ये बुक जो है इन दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।